हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट डे मैंने आपको कराया था निकिल कैडमियम सेल, यानी कि हम आपको पढ़ा रहे हैं सेल्स के बारे में, सेल्स या बैटरी। नेक्स्ट लास्ट सेल है आपका फ्यूल सेल। दिस इज़ द फ्यूल सेल। यानी फ्यूल सेल होता क्या है, यानी कि जिसमें फ्यूल एनर्जी यानी डायरेक्टली फ्यूल एनर्जी कम्बस्टन होकर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूल सेल। जो मेन इंपॉर्टेंट फ्यूल सेल है उसका नाम है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ फ्यूल सेल। बेटा जो यहाँ पर जो यूज़ किए गए, दिस इज़ द पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड और पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड। इसके बिटवीन जो यूज़ किया गया है, दिस इज़ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH या फिर NaOH यूज़ करते हैं। इनको फाइनली यानी कंटेनिंग सुइटेबल कैटलिस्ट, यानी पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड तो होंगे, लेकिन इनके साथ में एक आपका सुइटेबल कैटलिस्ट भी प्रेजेंट होगा। इसमें चाहे आपका कार्बन हो या फिर दोनों ही इलेक्ट्रोड कार्बन के बने हुए होते हैं, चाहे वो आपका कैथोड हो या फिर एनोड हो। इसमें हमारे एनोड पे हम H2 गैस पास कराते हैं, कैथोड पे कौन सा कराते हैं, O2 गैस पास कराते हैं। अब नेक्स्ट इसकी कंस्ट्रक्शन समझिए। मतलब ये सेल इट कंसिस्ट ऑफ पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड। ये तो मैंने आपको बताया क्या करते हैं, पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड यानी खोखले होते हैं, कार्बन इलेक्ट्रोड कंटेनिंग करते हैं, जिनके साथ में सुइटेबल कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट क्या होंगे, ये जनरली फाइनली डिवाइडेड बाय प्लेटिनम और पैलेडियम, यानी पैलेडियम होगा या फिर प्लेटिनम होगा, इनकॉर्पोरेटेड इन दैम, यानी कि जिससे कार्बन इलेक्ट्रोड जिनके ऊपर चढ़े हुए होंगे। तो कंसनट्रेट KOH और NaOH सॉल्यूशन प्लेस्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड, जो KOH और NaOH सॉल्यूशन होगा कंसनट्रेटेड, वो आपके इलेक्ट्रोड के बिटवीन होगा। जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड से बबल्ड कराते हैं, यानी पास कराते हैं, तो किसके थ्रू, इनटू द KOH और NaOH सॉल्यूशन, यानी किसमें, NaOH और KOH सॉल्यूशन, तो फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस होंगी। जैसे एट एनोड पे क्या होंगी, जैसे हाइड्रोजन हमने पास कराया था एनोड पे, तो 2H2 + 4OH। OH कहाँ से है, QS से, तो 4OH। आफ्टर रिएक्शन क्या बन जाएगा, 4H2O + 4E नेगेटिव। क्या बन जाएगा, 4H2O + 4E नेगेटिव। एट कैथोड पे O2 गैसियस में प्लस 2H2O + 4E नेगेटिव। आफ्टर रिएक्शन क्या हो जाएगा, 4OH नेगेटिव एक्वस में। ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, देखो 2H2 है तो 2H2 आ गया। अब यहाँ पे 4OH इधर प्रोडक्ट में है, इधर रिएक्टेंट में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2H2 और इधर 4H2, तो प्रोडक्ट में ज़्यादा है तो यहाँ पे प्रोडक्ट में रिमेनिंग बचेगा। तो बचा क्या, 2H2 बच गया, तो 2H2 + O2 बच गया आफ्टर रिएक्शन, क्योंकि 4E से 4E कैंसिल, तो बच गया 2H2O लिक्विड में। क्लियर पॉइंट। इसका मतलब बेटा एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल। एडवांटेज क्या होती है, मेन एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल आर, देखो बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फ्यूल्स। अगर हम इसमें सप्लाई कंटिन्यूसली रखें फ्यूल की, तो सच सेल नेवर बिकम्स डेड, यानी कि ये सेल बिल्कुल ही डेड नहीं होते, यानी कभी भी डेड नहीं होंगे। सच अ सेल इज यूजली ऑपरेटेड ऑफ एट ए टेम्परेचर ऑफ 70 to 140 डिग्री सेल्सियस, यानी ये इन सेलों का जो ऑपरेटेड होते हैं, यानी कि जितने टेम्परेचर पर ऑपरेटेड होंगे वो होंगे 70 से लेकर के 140 डिग्री सेल्सियस, एंड गिव्स पोटेंशियल अबाउट 0.9 वोल्ट, और जो आप पोटेंशियल देंगे वो आपका 0.9 वोल्ट देंगे। सेकेंड पॉइंट है थियोरेटिकली, अगर हम एफिशिएंसी देखें सेल की, थियोरेटिकली द फ्यूल सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव ए एफिशिएंसी ऑफ 100%। मतलब अगर हम थियोरेटिकली एफिशिएंसी देखते हैं तो इस फ्यूल सेल की जो एफिशिएंसी होती है वो होती है बेटा 100% होती है, बिकॉज प्रैक्टिकली दे गिव्स एन एफिशिएंसी ऑफ 60 to 70%। मतलब हाउएवर प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो 60 to 70% है, लेकिन ये आपके थर्मल पावर प्लांट से भी ज़्यादा सुपीरियर होते हैं। क्यों, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट में जो फ्यूल बर्न होते हैं वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। हीट प्रोड्यूस करने के बाद हीट क्या करती है, जो वाटर है उसको स्टीम में कन्वर्ट करेगी, जिसके कारण स्टीम जब बनेगी तो वो क्या करेगी, स्टीम टरबाइन को रन करेगी। तो सच पावर प्लांट डज नॉट हैव एफिशिएंसी मोर देन 40%। तो ऐसे पावर जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंसी है वो 40% होती है। क्यों, क्योंकि उसमें पॉल्यूशन भी होता है। एलिमेंट नेक्स्ट पॉइंट है दे डज नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन, मतलब ये कोई भी पॉल्यूशन
नहीं फैलाता है। अनलाइक थर्मल पावर प्लांट विच बर्न फॉसिल्स फ्यूल्स लाइक कॉयल, गैस, ऑयल, यानी कॉयल बर्न होगा तो CO2 प्रोड्यूस होगी, तो कॉयल हो, गैस हो या ऑयल हो, तो इनको बर्न करने पर CO2 यानी कि पॉल्यूशन प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। तो यानी जो आपका जो फ्यूल सेल है यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, वो कोई भी पॉल्यूशन नहीं फैलाता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, H2O बनता है, जिसकी वजह से कोई भी फ्यूल पॉल्यूशन नहीं होता। लेकिन थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, पॉल्यूशन फैलाता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपके क्या होता है, फॉसिल्स फ्यूल्स का बर्न होता है। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल। अगर हम कैलकुलेट एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल तो थर्मोडायनेमिकली एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल नहीं ईटा से नोट करते हैं। ईटा इक्वल टू क्या होता है, डेल जी अपॉन डेल एच इंटू 100, डेल जी अपॉन डेल एच इंटू 100। यानी यहाँ पे जब हम 4 फ्यूल सेल देखेंगे तो ई नोट सेल 1.23 वोल्ट होता है। ई नोट सेल कितना होता है, 1.23 वोल्ट, और डेल एच इक्वल टू -285.8 किलो जूल मोल इनवर्स, 285.8 किलो जूल मोल इनवर्स। तो डेल जी इक्वल टू -NF ई नोट सेल, डेल जी कितना हो गया, -NF ई नोट सेल, और ये कितना हो गया, इक्वल टू, देखो -2 कहाँ से आ गया, क्योंकि O2 और H2 यूज़ करते हैं तो 4 ही करते हैं, तो वहाँ पे 2 बैलेंसिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो -2 हो गया इंटू 96500, ये आपका फैराडे नंबर होता है, और 1.23 यानी ई नोट सेल, तो यहाँ जाएगा 237390 कूलम वोल्ट मोल इनवर्स। इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे, किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 237 यानी माइनस में 237.39 किलो जूल मोल इनवर्स। तो ईटा इक्वल टू डेल जी अपॉन डेल एच इंटू 100। देखो डेल जी कितना आ गया हमारा, -237.39, ये आ गया 237.39, और डेल एच कितना है, 285.8 इंटू 100, यानी 83% इसकी एफिशिएंसी होती है। अगर हम एक्सपेरिमेंटली देखेंगे तो कितनी होगी, 83% एक्सपेरिमेंटली। इसको बनाने के लिए यानी कुछ फ्यूल सेल के कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम्स आती हैं। डिफिकल्टी इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूल सेल, तो फॉलोइंग डिफिकल्टीज अराइजेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूल सेल। कौन कौन सी डिफिकल्टीज होती हैं? नंबर फर्स्ट है प्रोवाइडिंग ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन 3 फेज ऑफ नीडेड इन फ्यूल सेल। जैसे कि अब तीनों फेज यानी सॉलिड भी होना चाहिए, लिक्विड भी होना चाहिए, गैसियस भी होना चाहिए। तो इन तीनों फेज को, तीनों फेज एक साथ रखनी होती हैं। जैसे द गैसियस फ्यूल होंगे, या H2 और O2 क्या होंगे, गैसियस फ्यूल होंगे। द लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, लिक्विड क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट हो गए, एंड सॉलिड क्या होना चाहिए, कैटलिस्ट होना चाहिए। तो तीनों फेज को एक साथ रखना इजीली नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक है कोरिसिवनेस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट यूज, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ कर रहे हैं वो उसको क्या होना चाहिए, कोरिसिवनेस होना चाहिए, यानी कि कोरिजन नहीं होना चाहिए उसका। थर्ड पॉइंट है हाई कॉस्ट ऑफ द कैटलिस्ट नीडेड फॉर द इलेक्ट्रो रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रो रिएक्शन के लिए हाई कॉस्ट के कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि प्लेटिनम हो गया, पैडेडियम हो गया, सिल्वर हो गया, ये क्या होता है, हाई कॉस्टली होता है। नेक्स्ट इज़ द फोर्थ प्रॉब्लम ऑफ हैंडलिंग ऑफ गैसियस फ्यूल एट लो टेम्परेचर, यानी गैसियस फ्यूल को हम लो टेम्परेचर पर हैंडलिंग नहीं कर पाएंगे, एंड हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर पर भी हैंडलिंग नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इसमें नोट है कि हम जो इसका जो फर्स्ट यूज़ किया गया था वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑन द अपोलो मून फ्लाइट, ये उस समय जो यूज़ किया गया था उस फ्लाइट के अंदर 11 डेज़ के लिए यूज़ किया गया था। उसमें इसका वेट 200 किलोग्राम था, 200 किलोग्राम था। सबसे पहले इसका यूज़ ही अपोलो मून फ्लाइट्स के अंदर ही यूज़ किया गया था। उसका वेट कितना था बेटा, 200 किलोग्राम वेट था। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कोरिजन। तो कोरिजन क्या होता है, कोरिजन का मतलब प्रोसेस ऑफ स्लो, आप कोरिजन को यानी रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। इस डेफिनेशन क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग ऑफ द मेटल ड्यू टू द अटैक ऑफ एटमॉस्फेयर गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, यानी कि क्या होता है कि जो सरफेस ऑफ मेटल है धीरे धीरे क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, यानी कि दिस प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग ऑफ मेटल ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस, यानी एटमॉस्फेरिक गैसों के अटैक से मेटल क्या हो, धीरे धीरे समाप्त हो जाए, यानी सीधे ख़त्म हो जाए, किस पर, यानी मेटल की सरफेस, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, यानी कुछ कंपाउंड्स बनते हैं जैसे ऑक्साइड बन गए, सल्फाइड बन गए, कार्बोनेट बन गए, इस कॉल्ड द कोरिजन। द्वारा भी द स्लो प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अवे ऑफ द मेटल ड्यू टू अटैक ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेज ऑन द सरफेस ऑफ मेटल रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सच एज द ऑक्साइड है, सल्फाइड है, कार्बोनेट्स है,
इज कॉल्ड द कॉरिजन। जैसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ कॉरिजन इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। रस्टिंग क्या होता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3 इंटू XH2O होता है। क्या होता है? Fe2O3 इंटू XH2O होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ थ्योरी ऑफ कॉरिजन। मैकेनिज्म ऑफ थ्योरी ऑफ कॉरिजन क्या होता है कि द थ्योरी ऑफ कॉरिजन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय टेकिंग द एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। यानी अगर हम थ्योरी ऑफ कॉरिजन को एक्सप्लेन करते हैं तो किसके थ्रू करेंगे? रस्टिंग ऑफ आयरन के थ्रू करते हैं। तो थ्योरी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। क्यों इसको इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी भी कहते हैं? क्यों? क्योंकि इसमें जो रस्ट होता है किस मेटल की सरफेस पे जो फॉर्मेशन होगा वो क्या था? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का वहाँ पर फॉर्मेशन होता है। किस पर होगा? मेटल की सरफेस पर। दिस थ्योरी मे बी एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग स्टेप्स। इस थ्योरी को हम फॉलोइंग स्टेप से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कौन कौन से स्टेप होते हैं? फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। जैसे हम जानते हैं एटमॉस्फेयर में क्या होता है? H2O प्रेजेंट होता है, CO2 भी प्रेजेंट होता है। तो ये मेटल की सरफेस पे कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो H2O प्लस CO2 क्या बनता है बेटा? H2CO3 क्या बनता है? H2CO3। सेकेंड, तो कार्बोनिक एसिड डिसोशिएट टू स्मॉल एक्सटेंट एज, यानी जो कार्बोनिक एसिड बन रहा है वो स्मॉल एक्सटेंट में इससे से डिसोशिएट होता है H2CO3 रिवर्सिबल 2H पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव। क्या होता है? 2H पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव। तो H पॉजिटिव आयन मे ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ अदर ऑक्साइड सच एज SO2 एसेट्रा प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। जो आपका H पॉजिटिव आयन है वो आपका और भी ऑक्साइड जैसे ऑक्साइड जैसे SO2 हो गया, SO2 के साथ H2O मिलेगा, उसके साथ बन सकता है। तो इसमें जो आयरन इन कांटेक्ट विद डिसोल्यूशन ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन है, जब आयरन आपकी डिजोल्व ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, डिजोल्व ऑक्सीजन कहाँ होगी? वाटर के अंदर होगी। तो डिजोल्व ऑक्सीजन कांटेक्ट में आता है तो प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव अंडरगो ऑक्सीजन एस फॉलो, जिसके कारण से क्या होता है? जो Fe पॉजिटिव ऑक्सीजन हो जाता है। Fe क्या होता है? Fe आफ्टर रिएक्शन Fe2 पॉजिटिव प्लस 2E नेगेटिव। तो एवो रिएक्शन टेक प्लेस एट एनोड, यानी क्यों क्या होगी? ये आपकी एनोड की तरह बिहेव्स करती है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कहाँ होता है? एनोड पे होता है। तो द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय आयरन माइग्रेट थ्रू द मेटल टू अनदर साइड, यानी जो आपका आयरन ने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किए हैं वो क्या हो जाएंगे? माइग्रेट हो जाएंगे अनदर साइड में ऑन द सरफेस एंड रिड्यूस डिजोल्व ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, और ऑक्सीजन को क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या हो गए? O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4E नेगेटिव, क्या बन जाएगा? 2H2, यानी फोर्थ रिएक्शन होगी। थर्ड और फोर्थ को हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे, यानी एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट। अब थर्ड में क्या है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या करते हैं? मल्टीप्लाई 2 का कर देते हैं। 2 का मल्टीप्लाई करने का क्या आएगा? 2Fe हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करने का क्या हो जाएगा? 2Fe। और यहाँ कितना? O2 है, O2 आ गया प्लस 4H पॉजिटिव आ गया, 4E से 4E कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा? 2Fe2 पॉजिटिव प्लस 2H2O। जो आपके Fe2O पॉजिटिव है ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर के Fe2O3 का फॉर्मेशन करता है। रिएक्शन क्या बनेगी? 4Fe2 पॉजिटिव प्लस O2 प्लस 4H2O, यानी 4Fe2 पॉजिटिव कहाँ से? यहाँ से Fe2 पॉजिटिव आयन हो गया, तो Fe2 पॉजिटिव प्लस O2 प्लस 4H2O। आफ्टर रिएक्शन ये क्या बनाते हैं? फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो 2Fe2O3 प्लस 8H पॉजिटिव, क्या हो गया? 8H पॉजिटिव। तो जो Fe2O3 देन अंडरगो हाइड्रेटेड टू फॉर्म रिजल्ट एज रस्ट, क्या हो जाएगा? टू फॉर्म रस्ट, यानी Fe2O3 है जो वो आपका हाइड्रेट हो जाता है किसके थ्रू? वाटर मॉलिक्यूल्स के थ्रू, जिसके कारण से किसका फॉर्मेशन करता है? रस्ट का फॉर्मेशन करता है। कैसे? Fe2O3 प्लस XH2O, क्या बन जाएगा? Fe2O3 इंटू XH2O। आज के लिए इतना, बाकी क्या नेक्स्ट डे।